I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. Hello everyone. I hope I'm visible to you all and audible fine enough. So welcome you all to this test series discussion. ये जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है इसका मेंस 2024 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट डिस्कशन. जो पहला सेक्शन है उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं. अगर सोशल एंथ्रोपोलॉजी को आप एक सेक्शन के तौर पर निकाल देते हो और वहां पर आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस को लगाते हो, क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते हो, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर की अप्रोच, what is going to be the modality, what is going to be the content that you have to include in each of these answers जो हमने यहाँ पर रखे हैं, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं. तो वेलकम यू ऑल, दिस इज उत्कर्ष सिंह और आप यहाँ पर पूरे के पूरे 9 क्वेश्चंस के अगले 45 मिनट 1 घंटे के अंदर में अप्रोचेस एंड कंटेंट को समझने वाले हो. ऑलराइट, क्वेश्चन पेपर ये आपके सामने. ऑलराइट, साइड में आपको सबसे पहले टाइम अलाउड बता दिया जाता है 90 मिनट्स का है एंड अगर आप सीरियस एस्पिरेंट तो हो आपको 90 मिनट तक भी नहीं जाना है. 89th मिनट पे जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपकी पेन डाउन हो जाना चाहिए. एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन आपको शुरुआत से लेकर के चलना है इंस्टेड ऑफ कि अरे बस खत्म होने वाला है, वी आर जस्ट गोइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट, चलो 2 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं. नहीं, एग्जामिनेशंस में ऐसे सिनेरियोज आपके साथ नहीं होंगे. तो कोशिश कीजिए वो 2 मिनट एक्स्ट्रा लेने की जगह पर आप 1 मिनट पहले यहां पर टेस्ट को खत्म कर दो, क्योंकि यहां पर जो आपका इवैल्यूएशन हो रहा है वो आपकी सेल्फ असेसमेंट है. ऑलराइट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस जो आप असली में देने वाले हो, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए आप ये सारी मेहनत कर रहे हो, है ना. टू बी वेरी मच साइकोलॉजिकली इनेबल्ड व्हेन यू आर इवन आंसरिंग दी सेक्शनल टेस्ट. फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे और वहां पर कई सारे क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मेट अलग होगा, है ना. तो वहां के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है. पर बिफोर दैट ये जो सेक्शनल टेस्ट है, खासकर सोशल एंथ्रोपोलॉजी का हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिक्र करने वाले हैं. एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑफ दी 5 सेक्शंस जो कि हमने सिलेबस में आइडेंटिफाई किए होते हैं, है ना. जब आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को पढ़ते हो तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी, द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज और थॉट्स, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल, इंडियन एंड ट्राइबल, दीज आर द 5. इनफैक्ट 6 हो जाते हैं पर हम थ्योरीज को अक्सर क्लब इन कर देते हैं. किसके साथ? सोशल एंथ्रोपोलॉजी के साथ. तो ये पूरा पोर्शन एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को या फॉर्मुलेट कर रहा होता है ना, उसको स्ट्रेंथन अप कर रहा होता है. 125 मार्क्स से क्वेश्चन है और यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन हमने नहीं दिए, यानी कि आपको 9 के 9 क्वेश्चंस कंपल्सरली करने हैं, जिनको हमने बांटा हुआ है 3 डिफरेंट सेक्शन में. नाउ द फर्स्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस एज यू कैन सी, 10 मार्क ईच. सेक्शन बी जो है यहाँ पर 15 मार्क के क्वेश्चन को लेकर के चल रहा है, जो कि लगभग आप 5 क्वेश्चंस को वहां पर देखते हो. और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस को यहां पर लेकर के चल रहा है, जो 20 मार्कर ईच है. 2 बड़े क्वेश्चंस यहां पर है, ठीक है. एक जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो बेसिक चीज आपको कई बार बताई है, कई वीडियो में भी आपने देखी होगी अगर आपने फॉलोअप किया हुआ है, एंड अदरवाइज भी आपको पता होगा. 10 मार्क 15 मार्क के ऊपर जब हम क्वेश्चन को यहां पर लिख रहे होते हैं, देने जा रहे होते हैं, तो हमारी अप्रोच क्या होती है? 10 मार्कर में आप अगर क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आपके पास सामने 150 वर्ड्स की लिमिट वहां पर यूपीएससी बता देगा, पर 15 मार्कर और 20 मार्कर में वो आपको वर्ड लिमिट नहीं दे रहा है. हमने तो यहाँ पर शॉर्ट नोट आपको दिए भी नहीं है, जनरल क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो किया हुआ है. पर यूपीएससी आपको 15-20 मार्क में दे आर नॉट गोइंग टू मेंशन हाउ मेनी वर्ड्स यू आर गोइंग टू राइट. So what is the option? For 15 marker, you can have a psychological range of 200 to 225 words, beyond which you do not have to go in any scenario. अब आप काउंट करके तो जा नहीं रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कितने वर्ड हुए? सो यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ आंसर राइटिंग बेस्ड अपॉन विच एक इंप्रेशन आपके दिमाग में क्रिएट होगा कि आई एम टेकिंग अराउंड 4 to 5 और 6 or 7 वर्ड्स बेस्ड अपॉन आपकी राइटिंग क्या है. अगर आप लिखना शुरू करते हो, है ना, तो मुझे इस कॉपी में, अगर आप यूपीएससी की शीट में लिख रहे हो तो बेस्ड अपॉन योर फॉन्ट साइज, अलग अलग लोग के अलग अलग होते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि आपको क्लियर कट वहां पर आंसर राइटिंग करनी है. तो आप अपने कंटेंट के साइज को देखिए कि क्या वर्ड आपकी एक लाइन में जा रहे हैं, और उसके बेस पे आप इन्यूमरेट कर सकते हो, अंदाजा लग सकता है आपको कि आपने कितने वर्ड को लिखा होगा. तो एक जनरल चीज होती है, 4 से 5 सेकंड में आप इजिली, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो आफ्टर राइटिंग एन आंसर. 20 मार्क के लिए यू कैन डबल इट अप, 300 आपकी डेडलाइन है ना, लक्ष्मण रेखा, इसको आपको पार नहीं करना है. अब जब हम कहते हैं कि आपको डिवीजन किस तरीके से करना है आईबीसी का, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन का, सो व्हाट फॉर्मेट यू कैन हैव कि आप 15% की मैक्सिमम रेंज
इंट्रो और कंक्लूजन के लिए रिजर्व कर दीजिए। 15% इज द डेडलाइन, है ना। एंड मिनिमम रेंज 70% की आप रिजर्व कर दीजिए, किसके लिए? बॉडी के लिए। ऑलराइट, तो आप एक चीज ध्यान में आपको देनी है, यहां पर हमने बात की कि मिनिमम यानी कि 100 से 110 वर्ड आपके कम से कम होने चाहिए, है ना। और जो इंट्रो वाला पार्ट है और जो आपका कंक्लूजन वाला पार्ट है, यहां पर आपके मैक्सिमम 15% यानी कि अराउंड 20 से 25 वर्ड, ठीक है, इतने आपको रख के चलना है। यूजुअली आप टॉपर्स के आंसर शीट को एनालाइज करोगे तो दे आर टॉपर्स जो 14 वर्ड्स में भी खत्म करते हैं, 16, 18, 17। सो रफली आपको एक दिमाग में आइडिया रखना है कि ये मैक्स बाउंड्रीज और यहां पर मिनिमम बाउंड्रीज की बात की। नाउ दिस इज द पैटर्न ऑन विच यू आर गोइंग टू approach the question paper. The first question first, write a note on cultural relativism, 10 marker, 150 mark. So what is going to be the approach? आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। जब भी हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं या फिर इन जनरल आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैटर करोगे तो आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है कि आप एक डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के रूप में दे सकते हो अलॉन्ग विद द कॉइन, किसने टर्म को कॉइन किया। सो देर इज मच डिबेट अबाउट हु एक्चुअली कॉइंड दिस टर्म फर्स्ट, है ना। पर इसके जो पॉपुलर यूजेस हमें देखने को मिलते हैं वो फोक वेज जो 20th सेंचुरी के इनिशियल में वर्क पब्लिश हुआ था, किसका? समनर का। वहां पर ये शब्द हमको सबसे पहली बार देखने को मिल रहा होता है। प्रिसाइसली जब आप बॉडी में जाते हो इंट्रोडक्शन देने के बाद, तो आपको वहां पर क्या बताना होता है? अबाउट द कल्चरल रिलेटिविज्म है क्या। तो कल्चरल रिलेटिविज्म एक प्रैक्टिस है या फिर एक नोशन है which is remarkably used in the anthropological inquiries and anthropological field work, which focuses upon keeping aside the individual's bias or the researcher's bias while going through any of the field work in the anthropological world. ठीक है, तो आप कर क्या रहे होते हो? आप अपने खुद के बायस को, इंडिविजुअल बायस को साइड में करके जो चश्मा है ना, यानी कि जो फ्रेम है ऑफ द रिस्पोंडेंट, है ना, या फिर जो फ्रेम है ऑफ द कल्चर दैट यू आर स्टडिंग, उस फ्रेम से आपको सामने वाले के कल्चर को स्टडी करना है और आपको अपने ग्लासेस उतार के सामने रख देते हैं। बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ अपब्रिंगिंग, एनकल्चरेशन, सोशलाइजेशन, देयर इज अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपके दिमाग में जा रही है एंड इवेंचुअली जो आपकी यंगर या अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड होता है, दैट बेसिकली स्टार्ट पोस्ट एडोलेसेंस, है ना। तो मिड 20s अर्ली 30s का आपका टाइम फ्रेम है, ये आपका कंसोलिडेशन फेज होता है और यहां पर आपके आइडियाज, आइडियोलॉजी, सारे थॉट पैटर्न क्या होते हैं? एक्यूमुलेट करने के बाद एक फाइनल शेप ले रहे होते हैं, जिसके बाद मोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इंडिविजुअल को। यूपीएससी में भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कई बार पूछा भी गया एस्पिरेंट से कि डू यू थिंक द पैटर्न इज राइट? अर्ली एज में हम जो यहाँ पर एंट्रेंस को कर रहे हैं, तो अर्ली एज में ठीक है या फिर बाद की लेट एज में ठीक है? तो अर्ली एज में आप ट्रेनिंग के दौरान, है ना, आप लर्निंग के दौरान जो आउटकम है उसको डिजायरेबल एंड पे मीट करा सकते हो, बिकॉज द कोशेंट ऑफ मोल्डेबिलिटी या मेलेबिलिटी आप कह सकते हो, हम जब मेटल्स की बात करते हैं उस तरीके से यहाँ पर मेलेबल है ना। तो एक अच्छी खासी मोल्डिंग कैपेसिटी होती है इंडिविजुअल में। बाद में जब आप कंसोलिडेट कर जाती है आपके आइडियाज, तो नहीं होता है। तो रिलेटिविज्म में भी ये बायसेस जो है इंडिविजुअल के, जो कंसोलिडेटेड आइडियाज हैं, वो वहां पर वर्क करने लगते हैं अगेंस्ट द अप्रोच, अगेंस्ट द वेरी आउटकम दैट ही वांट्स टू अचीव। सो बायस्ड आउटकम आएंगे, है ना, एंड यू विल ऑल्सो एनालाइज अ पर्टिकुलर कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ, लेट्स से कि यहां पर सुपीरियोरिटी है और यहां पर इंफीरियोरिटी है। आप समझोगे कि आपके जो नोशंस हैं, जो कल्चरल फीचर्स है, ऑल दीज थिंग्स आर सम वे रिलेटेड टू सुपीरियर साइड, है ना। ये ज्यादा प्रोग्रेसिव है और ऐसा ही सोचते हैं। अगर आप क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को देखोगे तो उन्होंने भी अपने वर्क में क्या कहा हुआ है? टर्म्स लाइक प्रिमिटिव एंड सेवेज मैन यूज किया हुआ है ना। द कम्युनिटीज दैट आर नॉट कन्फरिंग टू देयर आइडियाज और नोशंस और नॉट फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट दे आर बेसिकली एम्फसाइजिंग अपॉन, they are designating those people as primitive men, as savage men, है ना, कि इन्हें तो कुछ आता नहीं, ये तो more or less जंगली इंडिविजुअल्स है, अनसिविलाइज्ड है ना, अनइंटेलिजिबल टर्म्स को भी यूज किया गया। तो ये सारे बायसेस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द नॉन रिलेटिविस्टिक प्रैक्टिसेस, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में यहां पर क्या कहते हैं? एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, है ना। वी कॉल दैट एथनोसेंट्रिसिज्म या एथनोसेंट्रिज्म भी आप कह सकते हो। राइट,
कंक्लूजन में जब आप जाओगे तो आपको रिलेटिविज्म के बारे में बताना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और सिग्निफिकेंस जाहिर सी बात है रिलेटिविज्म का क्या है, डिजायर्ड एंड और द डिजायर्ड आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर रिसर्च को अचीव करने में ये हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच के तौर पे रिलेटिविज्म हेल्प कर रहा होता है ना, जो किसी भी तरीके के एक फिल्टर के तौर पे काम करते हुए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर रहा होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो बायसेस हैं इनके लिए भी एक फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, so that whatever data and work that you are doing is very near to the truth, is very near to the original scenarios, है ना। और आप एक कल्चर को उसके ही एसेंस में रिकॉर्ड कर सको, ना कि अपने ख्यालों के हिसाब से, अपने पैराडाइम जो आपके सामने रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये सिग्निफिकेंस आपको टुवर्ड्स द एंड बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट में पूछ रहा है, वैसे तो ये बड़े में भी पूछ सकता है, डिसेंट एंड अलायंस थ्योरीज। ठीक है, तो डिसेंट एंड अलायंस थ्योरी को जब हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, खासकर किनशिप स्टडीज के अंदर में इनका एक मेजर रोल होता है। ऑलराइट, इफ आई राइट हियर, किनशिप स्टडीज को जब हम करते हैं तो यहां पर कई सारे इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। फोर्टिस का रहा है, मेयर फोर्टिस, है ना, पीटर मर्डॉक का रहा है, ऑलराइट, लेवी स्ट्रॉस का रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेडक्लिफ ब्राउन का रहा है। तो इन सारे इंडिविजुअल की अप्रोचेस रही हैं इस किनशिप पैटर्न को, किनशिप टर्मिनोलॉजीज को, किनशिप के आइडिया को होलिस्टिक वे में समझने के लिए। अब यहां पर हमको टुवर्ड्स दी मॉडर्न एरा इन एंथ्रोपोलॉजी, है ना, एक बाइफर्केशन ऑफ अप्रोच देखने को मिलता है। एक धड़ा डिसेंट अप्रोच को अपनाने लगता है और दूसरा धड़ा जो है वो अलायंस अप्रोच को अपनाने लगता है। बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि डिसेंट अप्रोच क्या है और अलायंस अप्रोच क्या है। सो यहां पे जो डिसेंट की अप्रोच है या फिर जो अलायंस की अप्रोच है वो किनशिप को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। किनशिप होता क्या है? द टर्म किनशिप स्टैंड्स फॉर द वेब ऑफ रिलेशनशिप, इट जस्टिफाइज द वेब ऑफ रिलेशनशिप, है ना। जो आपके नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपके किन्स होते हैं और उनके साथ किस तरीके से रिलेशनशिप वहां पर कनेक्टेड है, हाउ द रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकेटिंग इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, दैट इज बीइंग स्टडीड इन द किनशिप स्टडीज जब भी हम इसकी बात करते हैं। ऑलराइट, तो डिसेंट और अलायंस को किनशिप को बाय अ एक फोकल पॉइंट पर रखकर उसके जिस्ट को एनालाइज करने के लिए इन स्टडीज को कंडक्ट किया गया था, डिसेंट अलायंस को। ठीक है, डिसेंट थ्योरी को जब आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे होगे या फिर अलायंस को, तो आप बताओगे इनके प्रोपोनेंट का नाम। पहले तो ये है क्या, बेसिकली दे आर द थ्योरीज विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड द फोकल कंसेप्ट ऑफ kinship in a particular society by differing stand and differing dimensions। यहां पर जब आप डिसेंट को देख रहे होते हो तो मेयर फोर्टिस ने इस पर्टिकुलर मेयर फोर्टिस ने सबसे पहली बार इस चीज को रखा था एंड बाद में इसको प्रमोट किसने किया और भी ज्यादा इंपीटस प्रोवाइड किया रेडक्लिफ ब्राउन के वर्क ने। जबकि अलायंस थ्योरी आप जब देखते हो, आप चाहो तो किसी किताब का नाम भी लिख सकते हो या फिर जिनके ऊपर उन्होंने वर्क किया था उसका भी नाम आप यहां पर लिख सकते हो। ऑलराइट, तो ये वर्क जो है घाना में तालेंसी की जो ट्राइब है इसके ऊपर आपको बेसिकली होते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, और अलायंस में आपको लेवी स्ट्रॉस का नाम यहां पर रखना है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप जो किताब रही है लेवी स्ट्रॉस साहब की, काफी इंपॉर्टेंट किताब है और इसके अंदर में इन्होंने एनालाइज किया हुआ है इस पैटर्न को। नाउ ये समझना चाहते हैं कि जो किनशिप का एक दायरा है, एक रेंज है और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इसका फोकल पॉइंट क्या है, ये नेटवर्क किस हिसाब से बन रहे हैं। तो डिसेंट थ्योरी ऑन वन हैंड, क्योंकि 10 मार्कर है आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको समराइज करना है चीजों को। तो डिसेंट थ्योरी ऑन वन हैंड ये कह रही है कि ये जो प्रोपोगेशन है ना, ये जो नेटवर्क का एक्सपेंशन है ये किस तरीके से जा रहा है, दिस इज बेसिकली गोइंग थ्रू द कंसंग्विनियल मोड, है ना। ये जो एक ट्रांसफर हो रहा है ना, स्टेटस का एक इनहेरिटेंस जो आपको देखने को मिल रही है, ये उस चीज को एक्सपैंड कर रही है। तो फैमिली में ही इंडिविजुअल्स हैं उनके पास से चीजें पास हो रही हैं, ऑलराइट, फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर, और वहां पर स्टेटस से लेकर के रोल से लेकर के वेल्थ, प्रॉपर्टी, सारी चीजें वहां पर
इनहेरिट की जा रही हैं बाय द नेक्स्ट जनरेशन, और इंडिविजुअल एक दूसरे से वहां पर कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो फैमिली एज ए यूनिट आप जब देखते हो, है ना, वो यहां पर बन रही है किनशिप के सेंटर के तौर पे, फोकल पॉइंट के तौर पे यहां पर आती है, हमें देखने को मिलती है एज पर रेडक्लिफ ब्राउन ऑफ कोर्स। ऑलराइट, वेयर एज व्हेन यू गो एनालाइज द वर्क ऑफ लेवी स्ट्रॉस, तो ये कहते हैं भाई फोकल पॉइंट जो यहां पर है वो ये वो फैमिली या कंसंग्यूनियल रिलेटिव्स नहीं है, इट इज अ फाइनल इन नेचर, है ना। ये फोकल पॉइंट कैसा है नेचर में, अ फाइनल है, यानी जो मैरिजेस हो रही हैं उनके थ्रू ये नेटवर्क का फॉर्मेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, बिकॉज मैरिजेस आर नेसेसरली इन नेचर व्हाट, एक्सचेंज ऑफ वाइफ्स, या फिर इसको एक जगह कम है वरना आप क्या लिखोगे, एक्सचेंज बिटवीन वाइफ गिवर्स एंड वाइफ टेकर्स। ऑलराइट, तो सेंटर में यहां पर वाइफ है, एक ग्रुप यहां पर दे रहा है जो वाइफ है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप वहां पर ऐसे एक ट्रांसफर आपको देखने को मिल रहा है। तो वाइफ गिवर वाइफ टेकर दो ग्रुप के बीच में एक्सचेंज चल रहे हैं, जो कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं किनशिप नेटवर्क को फॉर्म कर रहे हैं इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। और इसको चलाने के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चरल बेसिस एज पर लेवी स्ट्रॉस, जहां पर हमारे टैबूज जो होते हैं, हमारे मैरिज के जो रेगुलेशंस होते हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। ये एक्सचेंज किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि देयर आर मैरिज रेगुलेशंस एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन टैबूज लाइक इंसेस्ट, है ना, जो कंसंग्यूनियल या फिर कजन्स हैं, ब्लड रिलेटेड है, ठीक है, उनके बीच में मैरिजेस क्या है, टैबूड है, फॉरबिडन, हर एक कल्चर में मोस्टली। ऑलराइट, दूसरा क्या होता है, देयर आर रेगुलेशंस, फॉर एग्जांपल हिंदूज के सिस्टम में देयर इज अ गोत्रा एक्सोगेमी दैट इज फॉलोड, यू हैव टू मैरी आउटसाइड योर गोत्रा, ऑलराइट, और आउटसाइड योर विलेजेस, एंड यू हैव टू मैरी विद इन दी कास्ट ग्रुप, है ना। तो ये रेगुलेशंस क्या करती हैं, आप दूसरे की फैमिली में जब शादी करोगे इंस्टेड ऑफ मैरिंग, क्योंकि अर्लियर टाइम फ्रेम में ये डिस्टिंक्शन नहीं था, आप मैरिज का एवोल्यूशन देखते हो तो अर्लियर देयर वाज प्रोमिस्कुअस सोसाइटी, there were no rules regulations, anybody could marry anyone, distinction between who is blood related not blood related, this was not necessarily maintained as per the classical evolutionist like Morgan also, ठीक है। बाद के समय में इवोल्यूशन होता है मैरिज का और ये सारे रूल्स वहां पर आने लगते हैं। सो आप अपने ग्रुप में शादी ना करके दूसरे के ग्रुप में वहां पर क्या कर रहे हो, शादी कर रहे हो, और एक्सचेंज हो रहा है वाइफ्स के बीच में। ऑलराइट, वाइफ गिवर्स एंड वाइफ टेकर, जो कि किनशिप नेटवर्क को फॉर्म कर रहा है। अब इससे होता क्या था, ये एक सॉलिडारिटी को भी सोसाइटी में फॉर्म कर रहा होता था, जिससे आपका एक एक्सपेंडेड नेटवर्क बनता था। ये जो किनशिप नेटवर्क है ये फर्दर क्या हो रहा था, एक्सपेंडेड हो रहा था, क्योंकि आपके इन लॉज जो हैं वो भी ड्यूरिंग एडवर्स सिनेरियोज आपकी मदद करेंगे, एंड पोटेंशियली जो आपका एक एनिमी हो सकता था ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, लाइक अभी तो हमारे पास देयर आर मल्टीपल मीन्स क्रॉप फेलियर को से बचने के लिए, कम्युनिकेशन इतना बढ़िया है, नेटवर्क इतना बढ़िया है, एक कंट्री को दिक्कत होती है दूसरी कंट्रीज उसकी हेल्प करती है, यूनाइटेड नेशन वहां पर एड पहुंचा रहा होता है। पर पुराने समय में ये चीजें नहीं थी, है ना। इवन न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के बाद स्टोरेज भी आ गया था, ग्रीनरीज बनने लगी थी, पर एडवर्स सिनेरियोज में आपको दिक्कतें हुई। तो मैन इन द अर्लियर टाइम यूज्ड टू हैव सर्टेन नेटवर्क्स, जो कि बहुत दूर दराज के इलाकों से, तो एक क्या होता था कि एक रिसोर्स एरिया बन जाता था, उसकी पार्टीशनिंग हो जाती थी, एंड यू वुड हैव अलायंस। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, अलायंस थ्योरी, क्योंकि वो नेटवर्क जो आपका बन रहा है इसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली ये एक्सपेंशन आपके एलाइज को जन्म दे रहा है ना। एंड दिस इज हाउ बेसिकली लेवी स्ट्रॉस समझाते हैं किनशिप के फॉर्मेशन को, कीपिंग दी अ फाइनल और मैरिटल रिलेशन एट द फोकल पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। तो ये चीज आपको यहां पर बतानी होती है। ऑलराइट, बॉडी में आप ये एक्सपेंशन दोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर में आप ये सारी चीजें बता दोगे, कंक्लूजन में आप एक रिमार्क जो कि हम आपको बताते हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि बोथ ऑफ दीज आर नॉट रेलिवेंट टुडे, बिकॉज वी नो कि जो किनशिप का कंसेप्ट है ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है। ऑलराइट, एंड बोथ ऑफ दीज स्टैंड्स आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द फॉर्मेशन, मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंटायर गैमेट। ठीक है, तो आपको बताना होता है कि अर्लियर टाइम फ्रेम में तो ये थोड़ी बहुत थी, इवन टिल लेट टू एन एक्सटेंट टिल लेट 20th सेंचुरी, बट आफ्टर दैट 1975 1985 के बाद में दीज डिस्टिंक्शंस एंड दीज डिबेट्स वर
रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, तो आपको यहां पर इस चीज को कवर करना है। सेक्शन बी यानी खंड ख में, बी में हम जाकर के देखते हैं, तो यहां पर डिस्कस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनी 3 मेजर अप्रोचेस, 15 मार्क में पूछा हुआ है। तो बेसिकली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन सिंपल टर्मिनोलॉजीज इन हिंदी वी कॉल दैट सामाजिक वर्गीकरण, है ना। तो ये क्या कर रहा होता है, जो समाज में, हर एक समाज में आपको आइडियली इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही होती है ना। हर एक समाज में आइडियली आपको इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही होती है। द आइडिया ऑफ अ एग्लिटेरियन सोसाइटी इज जनरली अ मिथ। एक मिथ है कि कोई सोसाइटी एग्लिटेरियन होगी जहां पर देयर इज नो इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग, और इनइक्वालिटी जब एग्जिस्ट कर रही होगी तो उन सोसाइटीज में आपको अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग रैंक को, स्टेटस को, पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हुए देखने को मिलेंगे। उनके अलग अलग स्टेटस होंगे, अलग अलग उनके रोल भी होंगे। सो ये एक वर्ग को बना रहा है। दैट्स व्हाई वी से स्ट्रेटा और वर्ग, दैट इज वर्गीकरण के अंदर में जो अलग अलग स्टैंड्स हैं, है ना। अब आपको पूरा कंसेप्ट पता है कि इनइक्वालिटी के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है ना, और इंडिविजुअल के अलग अलग पोजीशन यहां पर होती है जिसको हम उनके स्टेटस के हिसाब से बता रहे होते हैं कि इसका ये स्टेटस है, सामने वाले का ये स्टेटस है। स्टेटस को भी हम बताते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड। अस्क्राइब्ड स्टेटस इज समथिंग दैट बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप गेन कर रहे हो, है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ, है ना, यू आर बोर्न विद इट, इन्नेट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, देयर प्रोजेनी विल आल्सो बी ऑफ द सेम वर्ण, है ना। ठीक है, वो सेम, आगे आपकी जो कास्ट होती है, आपका जो वर्ण होता है, वो आप आके डिसाइड नहीं करते हो, इट इज डिसाइडेड बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ। बट जो आपकी कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, उसके बेसिस पे वॉट एवर यू आर अचीविंग, है ना, यू माइट बी बोर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, दैट माइट बी अ वेरी लाइक डिसएडवांटेज फैमिली, अ पुअर फैमिली इन द कॉमन लिंगो, है ना। आप अज्यूम कीजिए कि आप केबीसी में जाते हो, यू विन अ चेक ऑफ 5 करोड़, आपकी स्टेटस वहां पर बदल जाती है ना। क्यों? क्योंकि ये अचीव्ड है, दिस इज अचीव्ड स्टेटस, यू कैन चेंज। तो अचीव्ड स्टेटस एक मोबिलिटी को दिखा रहा होता है। आप हो सकता है 5 करोड़ को जीते हो, आपकी कुछ बुरी आदतें लग गई और आपने गैम्बलिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स में वो सारे पैसे गवा दिए, और वापस से आप इनफैक्ट पहले से भी बुरी हालत है उसमें आप आ जाते हो। दैट इज द डाउनवर्ड्स मोबिलिटी। तो स्टेटस का भी कंसेप्ट हम इसके टर्म्स में पढ़ रहे होते हैं, पर यहां पर आपसे बेसिकली उसने पूछा क्या हुआ है कि आपको 3 अप्रोचेस बतानी है जिसके थ्रू आप सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को सकते हो। तो वो 3 अप्रोचेस या वो 3 स्टैंड क्या हो सकते हैं, सोचिए। और जब भी आपके पास ये डिलेमा आए तो हमेशा 3 अप्रोचेस आपके लिए जरूर, इनफैक्ट 3 क्या 4 अप्रोचेस होती हैं किसी भी फिनोमेना को आपको समझाने के लिए। सबसे पहली होती है जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच होती है, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चरल अप्रोच है जो स्ट्रक्चर के ऊपर इंफसाइज करती है, साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है, एंड लास्टली व्हेन वी टॉक, तो यहां पर चौथी अप्रोच आपको क्या निकल के आते हुए देखने को मिलती है, द फोर्थ एंड द लास्ट अप्रोच इज मार्क्सिस्ट, आप कह लीजिए, या वेबेरियन जैसे मॉडल जो होते हैं, है ना, जो कि बेसिकली इकोनॉमिक डायमेंशंस के ऊपर, इनइक्वालिटीज के ऊपर, इकोनॉमिक डिस्टिंक्शंस के ऊपर, पावर के स्ट्रक्चर में जो इनइक्वालिटी है, पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है, इसको एज अ बेसिस बना करके कंसेप्ट को समझ रही होती है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। हम इनमें से किसी भी 3 को ले सकते हैं, आप जो चाहो, आप फंक्शनल ले लो, स्ट्रक्चर ले लो, मार्क्सिस्ट ले लो, या फंक्शनल ले लो, साइकोलॉजिकल ले लो और मार्क्सिस्ट ले लो। तो यहां पर ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो कह रहे हैं कि जो रिसोर्स ओनिंग ग्रुप है ना, जिनके पास रिसोर्स मौजूद हैं, जो रिसोर्स ओनिंग ग्रुप हैं, दे आर बेसिकली इन अ बेटर पोजीशन, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे सीम टू एक्सप्लॉइट द अदर इंडिविजुअल हु आर नॉट ओनिंग दोज रिसोर्सेज। तो उनका वहां पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, इकोनॉमिक एडवांटेजेस जो पोजीशन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोलिटेरिएट एंड बर्गोवासी, है ना, इसके बेसिस पे, इसको एज अ बेस बना करके ये थ्योरीज जो होती हैं एक डिस्टिंक्शन को रखती हैं और बताती हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसी वजह से हो रहा है ना। क्योंकि किसी के पास जो रिसोर्स ओनिंग ग्रुप है वो एक अच्छी पोजीशन को गेन कर पाया, तो उसने क्या किया, अपने स्टेटस को ऑगमेंट कर लिया, स्टेटस को बेहतर बना लिया। और जो नहीं है वो जाहिर सी बात है दे गेट सबड्यूड, और उनकी आपको रैंकिंग में वो चीज देखने को मिल रही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ फंक्शनल डायमेंशन टू इट। फंक्शनल नेसेसिटीज हमें क्या बताती हैं? फंक्शनल नेसेसिटीज हमसे कह रही है कि जो रोल स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव नीड
ऑफ वेरियस रोल, है ना। एक इंसान सारे रोल को नहीं कर सकता, ठीक है। आपको एक गाइड, एक मेंटोर, एक टीचर चाहिए यूपीएससी में पढ़ने के लिए, ऑलराइट। आपको जरूरी नहीं है कि वो जो गाइड, जो मेंटर है, वो आपको एज अ सिबलिंग भी चाहिए, या वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर भी चाहिए, या वो आपको स्कूलिंग टीचर के तौर पे भी चाहिए, या फिर वहीं आकर के आपके जो घर में वायरिंग के इश्यूज हों उसको भी ठीक करे, देखे, है, या फिर आपकी जो शादियां हों उसमें केटरिंग भी सेम इंसान आकर के देखे। तो देयर आर मल्टीपल रोल्स जो एक इंसान के अलग अलग समय में उसको जरूरत पड़ती है। नीदर ही कैन डू ऑल द रोल्स, ही कैन नॉट लाइक बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रोल्स, वो सब नहीं देख सकता है, और ना ही कोई दूसरा इंडिविजुअल इतने सारे रोल को देख सकता है। तो यू नीड मल्टीपल इंडिविजुअल, देयर हैज टू बी सर्टेन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और अलग अलग लोग अलग अलग रोल में स्पेशलाइज करेंगे, एंड देयर विल बी इंटरडिपेंडेंस ऑफ दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो जजमानी में, हिंदूज जजमानी सिस्टम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। विलियम वाइजर का एक वर्क है ना, जो करीमपुर में उन्होंने 30s के डेकेड में 36-39 के आसपास में किया हुआ था, अपने वर्क को पब्लिश किया था, द हिंदू जजमानी सिस्टम। करीमपुर नाम का उत्तर प्रदेश में एक विलेज है जहां पर ये स्टडी को कंडक्ट किया गया था, ऑलराइट। डिटेल्स आपको इतनी जरूरी नहीं है यहाँ पर फिर भी विलियम वाइजर ईयर 1936 या 39 एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। 30s के समय में इन्होंने पब्लिश किया था। किताब का नाम था द हिंदू जजमानी सिस्टम, हिंदू जजमानी सिस्टम। विलेज का नाम था करीमपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर में, और वहां पे इन्होंने जजमानी सिस्टम को देखा था एज अ इंटर रिलेशनशिप विच इज सिग्निफाइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल्स अमंग्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जहां पर एक जजमान है जो पेट्रन है, ठीक है, और जो वर्किंग ग्रुप, वर्किंग क्लास एंड कास्ट है जिनको हम कामिन कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू कामिन्स भी चल रहा होता है, यहां पर जजमान की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू डू सी कि देयर मे बी अ पर्सन, शुरुआती समय में हमको बार्टर के बारे में सुनने को देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ते होगे, ठीक है। सो वन इंडिविजुअल इज स्पेशलाइजिंग in leather tanning, the other individual is good at making pot and potteries, तो क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज का एक्सचेंज कर लेते। तो जजमानी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है। तो ये आपको फंक्शनल डायमेंशन ऑफ दी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन समझाता है। बेस्ड अपॉन दिस बाद में क्या होता है, कई सारी थ्योरीज फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम के बेसिस को ऑन दी ऑक्यूपेशनल बेसिस हमें समझाने की कोशिश करती है ना। डेंजिल एबिस्टन की अगर आप बात करते हो, या फिर डेंजिल एबिस्टन से बेहतर आप ऑक्यूपेशनल थ्योरी की बात कीजिए। ऑक्यूपेशनल थ्योरी जो कास्ट की है, कास्ट भी क्या है, एक मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। डिफरेंट मॉडल्स है कास्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। कास्ट मॉडल आपको देखने को मिलता है, क्लास मॉडल, ये दो प्रोमिनेंट मॉडल्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन के सोसाइटी के अंदर में, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल थ्योरी के थ्रू एक स्कॉलर है जिनका नाम है नेस्फील्ड, इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इनिशियली रोल स्पेशलाइजेशन, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाज अटैच्ड टू दीज ऑक्यूपेशंस। कुछ ऑक्यूपेशन जो थे उनके करने वालों को माना गया कि ये मीनियल वर्क है, दीज आर नॉट सो ल्यूक्रेटिव वर्क्स टू डू, और दीज आर नॉट वेरी प्योर वर्क टू डू। लाइक फॉर एग्जाम्पल टैनिंग ऑफ लेदर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वर्क, इट हैज बीन ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। कटिंग द हेयर्स, जो बार्बर का एक रोल होता हुआ है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, आप सबको जरूरत होती है उस चीज की, अदरवाइज वी विल लुक वाइल्ड, ऑलराइट। एंड लर्निंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर डिस्टिंक्शन किया गया, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन को लाया गया कि सिंस ये पर्टिकुलर चीज थोड़ी सी पॉल्यूटेड है, बर्निंग ऑफ डेड इंडिविजुअल है ना, ये जो डेड राइट्स होते हैं, फाइनल राइट्स होते हैं, उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट तो वो भी है, हर समय जरूरत पड़ती है इंसान को, पर उसको कह दिया कि ये इम्प्योर है, जबकि लर्निंग, नॉलेज से कंसर्न जो चीजें हैं, ये चीजें प्योर चीज है। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे यहां पर पार्टीशनिंग कर दी गई, ऑलराइट। तो यही फंक्शनल एक आपको थ्योरी बताती है कि देयर इज अ नीड, फंक्शनल थ्योरी नीड के ऊपर, खासकर जब यहां पर मेलिनॉस की बात करेंगे तो फंक्शनल थ्योरी में वो हमेशा नीड को सेंटर में रखता है कि इंडिविजुअल हैव नीड एंड इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली टू फुलफिल दोज नीड्स। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट सिस्टम, ये क्या है, कास्ट सिस्टम एक स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है ना, या फिर आप क्लास सिस्टम को देखते हो, तो ये इंडिविजुअल की नीड को पूरा कर रहे हैं, जो कि उनकी एक रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए वो इंटरडिपेंडेंट है किसी और के ऊपर। तो वो सर्विसेज, गुड्स, कैश, इसके माध्यम से वो अपने बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये जजमानी का मॉडल है, आप किसी और मॉडल के ऊपर भी इस थ्योरी को एनालाइज कर सकते हो। नाउ देयर इज साइकोलॉजिकल डायमेंशंस आल्सो। 3 पूछे हैं या 2 पूछे हैं? 2 पूछे हैं तो वी आर डन विद इट। अगर 3 पूछे हैं तो ठीक है,
3 मेजर अप्रोचेस, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बेसिकली अगर आपसे पूछता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का क्या मतलब है, तो इन मोस्ट ऑफ द कल्चर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को क्या किया जाता है, एज अ एजेंसी टू प्रोवाइड इम्पीटस टू इंडिविजुअल, एक प्रोत्साहन के लिए, है ना, इंप्रूवमेंट के लिए, कंपटीशन के थ्रू इंप्रूवमेंट के लिए यहां पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को रखा जाता है। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी कह रही होती है। साइकोलॉजिकल थ्योरी बता रही होती है कि इन एवरी सोसाइटी, फॉर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम द वेदास पुट इन अ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। इन द पुरुषसुक्ता जो आपको देखने को मिलता है 92nd चैप्टर के अंदर में, जो 11 से लेकर 13 तक के वर्सेस हैं वो इसमें डील कर रहे होते हैं, और वहां पर आपको पहला अर्लीस्ट रेफरेंस देखने को मिलता है द 10th मंडला, जहां पर पुरुषसुक्ता आपको देखने को मिल रहा है। एंड पुरुषसुक्ता इज नॉट वेरी एक्सक्लूसिव टू दी ऋग्वेद ओनली, है ना। बेसिकली आपको अलग अलग वेदास में, सामवेद के अंदर में मेजर चंक ऑफ पोर्शन जो है आपका ऋग्वेद से इंपोर्ट किया गया है। सेम चीज आपको देखने को मिलती है, मेलोडीज के फॉर्म में उसको अरेंज किया जाता है, ठीक है, मीटर्स वहां पे ध्यान में रखे जाते हैं, तो वो पुरुषसुक्ता आपको वहां पर भी मिल जाएगा। तो यहां पर ऋग्वेद के अंदर में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ओरिजिन ऑफ कास्ट की एक डिवाइनल थ्योरी दी गई है ना। स्कॉलर्स उसको डिवाइनल थ्योरी मानते हैं, है ना, क्योंकि उस एक कह रहा है कि एक परम पुरुष है, एक डिवाइन बीइंग है, उसके अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है ना, फॉर एग्जांपल माउथ, आर्म्स, एब्डोमिनल रीजन एंड द रीजन ऑफ फुट, यहां से अलग अलग कास्ट आपकी जन्म ली है। एंड बेस्ड अपॉन, क्योंकि सर जो सबसे ऊपर है एपिकली प्लेस्ड है, तो वो सबसे हेड पोजीशन हुई, तो वहां से जो कास्ट या वर्ण आया, कास्ट नहीं कहेंगे हम उसको, वर्ण कहेंगे, तो वो जो वर्ण वहां से आता है वो सबसे ऊंचा वर्ण हो। तो द प्रोवर्ब, द वर्स गोज लाइक, प्रोवर्ब नहीं, जो वर्स है वहां पर वो इट गोज लाइक, ब्राह्मणम अश्य मुखो आशीत बाहो राजन्य कृतः उरु तदश वैश्य पद भयाम शूद्रो अजायत। तो ये सीक्वेंस आपको बता रहा होता, ठीक है। फुट के रीजन से शूद्र हैं, ब्राह्मण सबसे एपिकल पोजीशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ये इनिशियली जो वेदास हैं वो डिवाइनल थ्योरी बता रहे होते हैं, है ना। हम अभी कास्ट के आउटलुक को लेकर चल रहे हैं, क्लास में भी इसी तरीके के आपको इक्वेशन, वहां पर भी सेम एक्सप्लेनेशन को दिया जाता है। जब आप गीता में आते हो, भगवत गीता को आप पढ़ते हो, तो वहां पर क्या है, कर्म को सेंटर में रखा गया है कि बेस्ड अपॉन योर एक्यूमुलेटेड कर्म जो आपने इस जन्म में पाए हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपके अगले जन्म में क्या वर्ण होने वाला है। यानी कि इफ देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ सात्विक गुण, है ना, त्रिगुणास की वहां पर बात है, सात्विक गुना का प्रीडोमिनेंस है, तो यू विल बी ऑफ कोर्स अपर कास्ट इंडिविजुअल इन द नेक्स्ट बर्थ आल्सो, ठीक है। तो ये मोबिलिटी की बात वहां पर गीता कहती है। तो ये क्या है, बेसिकली आपको कर्म को इन अकॉर्डेंस इन सिंक विद द धर्म रखने की बात कर रही है, यानी कि आपकी क्वालिटीज को बेटर करने के लिए एक इंपीटस देना चाहिए कि लोग चलो इसके थ्रू तो कम से कम अच्छे काम करेंगे। सिमिलरली क्लासेस का जब डिस्टिंक्शन होता है ना, इनइक्वालिटीज हैं, तो वहां पर क्या किया जाता है, इंडिविजुअल्स हु आर बेटर एट समथिंग दे गेट मोर, है ना। ये टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है। एग्लिटेरियन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। एग्लिटेरियन सोसाइटी में लेट अस अज्यूम दी सोसाइटी इन महाभारत, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एग्लिटेरियन रही होगी, वहां पर सर्टिफिकेशन नहीं होगा, है ना। वी नो अदरवाइज ऐसा नहीं है, पर अज्यूम जस्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि महाभारत के समय में 5 पांडव थे और उस समय सोसाइटी इग्लिटेरियन थी, कोई भी सोशल डिस्टिंक्शन, सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नाउ इफ 5 पीपल आर गोइंग टू हंट अ पर्टिकुलर एनिमल, है ना, या फिर जो द्रोणाचार्य जी ने, गुरु जो थे इन लोग के, पांडव्स के, उन्होंने जो उनको टास्क दिया होता है कि आपको मछली की आंखों में वहां पर करना है ना, पहले तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, आंखें दिख रही हैं अर्जुन को सिर्फ, तो कहते हैं कि निशाने को वहां पर आप वहां एम के ऊपर शूट कीजिए, बाकी लोग को कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इनेबल्ड आर्चर, स्किलफुल आर्चर। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज हंट करके लाते हैं एग्लिटेरियन सोसाइटी में, तो जो लाया है मेजर प्रोपोर्शन उसको मिला, जो उससे बच गया वो बाकी लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ऐसा नहीं होता एग्लिटेरियन में, सबको इक्वली चीज मिलेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ समबडी बीइंग मोर एबल्ड, मोर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल, है ना, मोर पोटेंशियली स्किलफुल पर्सन। जरूरी नहीं है कि वो चीजें वहां पर डिस्टिंग्विश की जाए, है ना। तो ट्रीटमेंट सबको बराबर दिया जाएगा, हाँ, पर एक इंसान ज्यादा काबिल है, इसको एक्नॉलेज भले किया जाता है। एग्लिटेरियन सोसाइटी में दिस एक्नॉलेजमेंट कैन बी देयर, ही इज मोर स्किलफुल, नो ऑब्जेक्शन विद दैट, बट बेस्ड अपॉन दैट इंटरप्रिटेशन कि ही इज मोर स्किलफुल, आप डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हो, तो वो एग्लिटेरियन सोसाइटी नहीं रह जाती, है ना। वहां पर सोशल सर्टिफिकेशन इनइक्वालिटीज आ जाती है। तो जहां पर इनइक्वालिटीज होगी, हमने बात किया कि आपको एक इंपीटस दिया जाएगा कि आप बेहतर कर रहे हो तो आपको मेजर चंक मिल सकता है ना। आप बाकियों से अच्छा पढ़ोगे तो आप अपनी क्लास को इंप्रूव करोगे, आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस बन जाओगे, आईपीएस आईएफएस बन जाओगे, और आपकी सोशल पोजीशनिंग चाहे जो भी है
वो वहां पर एलिवेट कर जाएगी, ठीक है। सो ये डिस्टिंक्शन आपको 3 डिफरेंट थ्योरीज वहां पर दे रही होती हैं, बता रही होती है। चलिए, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंट डिफरेंशिएट बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, है ना। डिफरेंशिएट करना है हमको किसमें, इकोनॉमिक, डिफरेंशिएट करना है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बीच में। सो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी जो होती है और इकोनॉमिक्स है, ये आपस में किस तरीके से अलग है। इकोनॉमिक्स जो होती है वो सिर्फ इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स को यहां पर यूज कर रही है, लाइक दी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन, है ना, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली इसको। प्रिंसिपल ऑफ रेशनलाइजेशन, है ना, मेरे पास ज्यादा समय है, मैं 2 घंटे बाद खाली हो जाता हूं, मेरा पूरा दिन खाली रहता है, तो मैं 2 घंटे की जगह 10 घंटे काम करूंगा ताकि मैं प्रोडक्टिविटी को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकूं, है ना। ये क्या है, एक रेशनल थॉट है, मैक्सिमाइजेशन करने का थॉट है, ठीक है। जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे तो मैं अच्छे से बिहेव करूंगा, उन्हें इंपॉर्टेंस दूंगा, उन्हें गिफ्ट्स दूंगा, बाकियों से मुझे मतलब नहीं है ना। तो ये क्या है, ये रेशनल थॉट है ना। कॉस्ट मटेरियलिस्ट है, सेल्फिश है, पर रेशनल थॉट है ना। सिमिलरली कंस्पीक्वस कंजम्पशन का, कि मेरे पास है सिर्फ 10 रुपए और मैं लग्जरी चीजों को रखूंगा, है ना। आजकल तो बाय नाउ पे लेटर आ गया है, क्रेडिट कार्ड्स का यूज देख रहे हो आपने, रिसर्च आई थी थोड़े समय पहले, पीपल आर यूजिंग क्रेडिट्स टू बाय आईफोन्स, है ना, मोबाइल फोन लेने के लिए साल भर का क्रेडिट लेकर के वो आईफोन कर रहे हैं। वाई, बिकॉज ये एक शो ऑफ के लिए, है ना, एक शो ऑफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये क्या है, आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, फोन आप 5,000 का भी चला सकते हो, 10,000 का भी चला सकते हो, ठीक है, पर ये कंस्पीक्वस कंजम्पशन है, आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव फोन को वहां पर खरीद रहे होते हो, जिसकी आपको शायद रिक्वायरमेंट भी ना हो। ऑलराइट, सो ये जो चीजें होती हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो कंसेप्ट हैं, जो कि लगते हैं किस चीज में, एक नॉर्मल जनरल सोसाइटीज के अंडरस्टैंडिंग में, है ना, इकोनॉमिक प्रिंसिपल को समझने में, ये प्रिमिटिव समाज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहीं पे आ जाता है रोल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, जो कि फोकस कर रही है इक्वेशन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द प्रिमिटिव सोसाइटीज एज वेल। सो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी मल्टीपल होलिस्टिक डायमेंशंस को कवर कर रही है और प्रिमिटिव सोसाइटीज की इकोनॉमी को भी पढ़ रही होती है, जो कि जर्नल इकोनॉमिक्स नहीं करती है, वो मॉडर्न कंसेप्ट्स को पढ़ रही होती है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को पढ़ रही होती है ना। और प्रिमिटिव सोसाइटीज की इकोनॉमी को आप पढ़ रहे हो तो ये सारे लॉज वहां पर धरे के धरे रह जाते हैं, वो चीज यहां पर नहीं आती है। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा है, डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग मेड्स इन ट्राइबल सोसाइटीज। डिस्कस द डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग मेड्स इन ट्राइबल सोसाइटीज। अलग अलग वेज क्या होते हैं, देयर आर अलग कई सारे वेज। आप बताओगे कि इंडिया में जिस तरीके की कल्चरल डाइवर्सिटी है, अलग अलग ट्राइब्स के बीच में, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हमें डिफरेंट वेज ऑफ एक्वायरिंग मेड देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल गिवन क्या क्या है, मैरिज बाय कैप्चर, मैरिज बाय ब्राइड प्राइस, मैरिज बाय इलोपमेंट, मैरिज बाय इंट्रूजन, ठीक है। और भी कई सारे जो टाइप्स हैं आपको वहां पर बताने होते हैं, उसके साथ में आपको कुछ ट्राइब्स का एग्जांपल देना होता है कि किस ट्राइब के बीच में कौन सा पर्टिकुलर टाइप प्रेवलेंट है। तो आई होप ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई इशू नहीं रहा होगा। अगर इशू रहता है तो आप डेफिनेटली थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स आप हमें बता सकते हो। और एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि हमारे जो बैचेस हैं, है ना, ये यहां पर स्टार्ट है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जो कोर्स है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जो कोर्स है एंड बाकी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, इनके ऊपर सेल चल रही है। अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी में एनरोल करना है तो आपको इस समय 13,999 में यू कैन इजिली एक्सेस द कोर्स। 13,999 में, दैट्स द प्राइस दैट यू आर गोइंग टू पे। इतने में आप टेस्ट सीरीज के साथ एनरोलमेंट कर सकते हो। आपको करना क्या है, यूएस लाइव का कोड इस्तेमाल करना है, ठीक है। 16th को आपका बैच प्लस, अपार्ट फ्रॉम द बैच, आपका बैच भी यहां पर बंद हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो इसके अलावा जो दिवाली का सेल है, ये भी वहां पर बंद हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस और आपको इस समय के पहले पहले ये चीज कर लेनी है। ऑलराइट, यू हैव टू एनरोल बिफोर 16th of November to ensure the seat with the sale price. Similarly, जो हमारे P2I के बैचेस है वहां पर भी 22,999 में you can gain the access by using the US Live code। 16th of November तक वो भी वैलिडिटी है कोड की, है ना। एडमिशन तो वहां पर डेट्स अलग हैं, पर जो डिस्काउंट कोड है वो वहां पर इनवैलिड हो जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर पीरियड। कोई भी डाउट है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड बाय उत्कर्ष सिंह एंड
Utkarsh Singh _here पे. So these are the places where you are going to contact and connect with us. ठीक है, चलिए. So बाकी का ये जो पोर्शन है इसको विल बी डिस्कसिंग इन सम अपकमिंग वीडियोस, जहां पर हम सेक्शन बी सेक्शन सी में क्या अप्रोच रहेगी इसके ऊपर एक इलेबोरेट डिस्कशन को यहां पर लेकर के आएंगे. आई होप दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर लेक्चर हैव somehow helped you to gain कि क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, क्या कंटेंट इंक्लूजन होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए. सी इन द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.